अगर आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप उसके लिए डीप रिसर्च भी करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनके रेवेन्यूज इंक्रीज होने की वजह से बढ़ रहा है या फिर एक्सपेंस डिक्रीज होने की वजह से, या फिर कंपनी के एसेट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कंपनी की लेवरेज ज्यादा है? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, दैट इज डुपॉन्ट एनालिसिस। जैसे एक शेफ डिश की टेस्टिंग के समय ये देखता है कि स्टार इंग्रेडिएंट क्या था, कौन सा इंग्रेडिएंट ज्यादा बेटर था या कौन से इंग्रेडिएंट में वो इंप्रूव कर सकता है, वैसे ही डुपॉन्ट एनालिसिस में ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को डाइसेक्ट किया जाता है ताकि ये समझ में आ सके कि ROE का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डुपॉन्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। Hello everyone, I'm Asa Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos. ROE एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो ये बताती है कि शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है कंपनी उनके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न करती है। ये रेशो जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है। ROE एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो ये बताती है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही एंड बाकी कंपनी से कंपेयर करने में भी हेल्प करती है। लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि ROE का इंक्रीज होने का रीजन क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हम करते हैं डुपॉन्ट एनालिसिस। अर्लियर डुपॉन्ट एनालिसिस 3 स्टेप बेसिस पर होता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब डुपॉन्ट एनालिसिस को 5 स्टेप एनालिसिस के बेसिस पर किया जाता है। चलिए दोनों को ही एक एक करके समझते हैं। अब 3 स्टेप डुपॉन्ट एनालिसिस के केस में हम ROE को 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ROE का फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन किया जाता है इन 3 कंपोनेंट्स के बेसिस पर। ROE का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब अगर मैं दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करूं तो क्या अब मैं लिख सकती हूं दैट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब अगर आप इन रेशियोज को ध्यान से देखें तो नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू हो जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड रेवेन्यू बाय शेयर होल्डर इक्विटी हो जाती है इक्विटी टर्नओवर रेशियो। तो क्या अब मैं ये कह सकती हूं दैट ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू बाय शेयर होल्डर इक्विटी। चलिए इस प्रोसेस को एक और बार रिपीट करते हैं। अब रेवेन्यू डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इन दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एवरेज एसेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या अब मैं ऐसे लिख सकती हूं दैट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब रेवेन्यू बाय एवरेज एसेट हमें देता है एसेट टर्नओवर रेशियो, तो वहीं एवरेज एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी हमें देती है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। सो नाउ डू पॉइंट रेशियो हैज बीन डिटरमाइंड, यानी कि ROE के लिए अब हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू बाय एवरेज एसेट्स इनटू एवरेज एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब इन रेशियोज को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहली रेशियो आती है नेट प्रॉफिट मार्जिन की। ये रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया एज कंपेयर टू रेवेन्यू, या फिर ये कहें कि कितनी एफिशिएंटली उस रेवेन्यू को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया गया। ये रेशियो भी जितनी ज्यादा हो उतना बेटर होता है। दूसरी रेशियो आती है हमारे पास एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज किया है जिससे कि वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो सके। ये रेशियो जितनी ज्यादा हो उतना बेटर होगा। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखें, अगर कोई एसेट हैवी बिजनेस है, जैसे उनको बहुत मशीनरी खरीदनी पड़ती है, ऐसे केस में उनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो कम होगा, लेकिन हो सकता है कि उनके मार्जिन्स बेटर हो। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे कि एक फूड रेस्टोरेंट है, तो ऐसे केस में उनका एसेट टर्नओवर बेटर हो सकता है लेकिन उनके मार्जिन्स कम होंगे बिकॉज प्राइसिंग कंपटीशन हो सकता है। तीसरी रेशो आती है हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज रेशो। ये रेशो हमें ये हेल्प करने में डिटरमाइन करती है कि कंपनी का इक्विटी एंड डेट का पोर्शन क्या है। इस रेशो का फॉर्मूला होता है एवरेज एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, लेकिन इससे हमें ये भी पता चलता है कि एज कंपेयर टू इक्विटी कंपनी ने डेट कितना लिया है। ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, लेकिन साथ ही साथ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये नंबर 2 या फिर उससे लेस ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबर 2 से ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि कंपनी ने लेवरेज ज्यादा लिया है, यानी कि डेट ज्यादा लिया है और उनके लिए वो मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूला को देखें तो उस केस में सबसे ऊपर हमारे पास आता है एवरेज एसेट एंड नीचे आती है इक्विटी। अगर हमारी इक्विटी कम होगी विच मीन्स हमारा डेट ज्यादा होगा, हमारी रेशियो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, हो सकता है हमारा ROE इसकी वजह से इन्फ्लेटेड दिखे, लेकिन ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है।
तो इन रेशियोज को समझने से हमें ये पता चलता है कि हमारा आरओई किसकी वजह से बढ़ रहा है, एंड इसी के एनालिसिस को हम डुपॉन्ट एनालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं 5 पॉइंट डुपॉन्ट एनालिसिस की, जिसमें 2 और कंपोनेंट्स ऐड हो गए। ऐसा इसलिए बिकॉज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज को 3 पॉइंट एनालिसिस में आइसोलेट नहीं कर पाए। अब वो 2 कंपोनेंट्स जो ऐड किए गए हैं वो है टैक्स बर्डन एंड इंटरेस्ट बर्डन, उनको समझ सकें। लेकिन इसके साथ ही हमारा नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू का रेशो अब रिप्लेस हो चुका है बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू के रेशो से। So the updated formula for DuPont analysis is operating profit divided by revenue into revenue by average asset into average asset by shareholder equity into net profit by earning before tax into earning before tax divided by earning before interest and tax। अब क्योंकि हम एसेट टर्नओवर रेशियो एंड लेवरेज रेशियो समझ चुके हैं, तो चलिए बाकी रेशियोज को समझते हैं। सबसे पहली रेशियो आती है टैक्स बर्डन की, जिसमें हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस से। इससे हमें ये पता चलता है कि ईबीटी का कितना पोर्शन नेट प्रॉफिट के लिए बचता है। ये रेशियो जितनी ज्यादा हो उतना बेटर होता है। दूसरी रेशियो आती है हमारे पास इंटरेस्ट बर्डन की, जिसमें हम अर्निंग बिफोर टैक्स को डिवाइड करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन से। ये रेशियो भी जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है, बिकॉज इससे हमें ये पता चलता है कि इंटरेस्ट का पोर्शन कितना जाने वाला है, यानी कि हमारे प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होने वाली है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, कि इसे हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन से रिप्लेस क्यों किया। ऐसा इसलिए ताकि हम 2 कंपनीज को ऑपरेशनल लेवल पर कंपेयर कर सकें, क्योंकि नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दोनों के ही नंबर को लिया जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 2 कंपनीज है ए एंड बी। कंपनी बी का प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनको टैक्स कंसेशन मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बी के परफॉर्मेंसेस बेटर है एज कंपेयर टू कंपनी ए। दैट इज व्हाई 5 पॉइंट डुपॉन्ट एनालिसिस में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करते हैं। अब नाउ दैट हम डुपॉन्ट एनालिसिस कैसे करते हैं ये समझ चुके हैं, अब ये समझते हैं कि ये डुपॉन्ट एनालिसिस किया क्यों जाता है। ये एक्चुअली 3 पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता है। सबसे पहला पार्टिसिपेंट आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी के लिए कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, एंड बाकी कंपनी से कंपैरिजन में भी ये हेल्प करता है। अब दूसरे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं लेंडर्स, जो ये समझना चाहते हैं कि कंपनी का क्रेडिट रिस्क कितना है एंड वो रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं। एंड तीसरे एंड फाइनल पार्टिसिपेंट हमारे पास आते हैं कंपनी इटसेल्फ। कंपनी भी डुपॉन्ट एनालिसिस करती है ताकि वो ये समझ सके कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस रीजन की वजह से बढ़ रही है, और ये भी समझ सके कि वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको इंप्रूव करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और इंप्रूव कर सके, या फिर कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो उन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सके। चलिए अब डुपॉन्ट एनालिसिस को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस केस में हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लिए हमने 2 कंपनीज ली हैं, आईटीसी एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो हमने जब दोनों की ही आरओई को सेम टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट किया तो पता चलता है दैट आईटीसी का आरओई इज बेटर देन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। अब चलिए इनके इंडिविजुअल रीजंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आईटीसी के केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर रेशियो दोनों ही ज्यादा है, तो वहीं टीसीपीएल के केस में उनका लेवरेज ज्यादा है। तो शायद हो सकता है कि टीसीपीएल का आरओई भी उनके लेवरेज की वजह से ही ज्यादा हो, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। बट इसके लिए आपको और डीप स्टडी करनी चाहिए। हो सकता है टीसीपीएल ने न्यू एसेट्स लिए हों जिनका रिटर्न हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनके एसेट्स कम है, मार्जिन्स भी कम है, एंड हो सकता है उनका लेवरेज इसीलिए ज्यादा हो क्योंकि उन्होंने इन एसेट्स के लिए ज्यादा डेट लिया हो। तो डुपॉन्ट एनालिसिस से हमें ये समझ में आता है दैट इंडिविजुअली वो रेशियोज या वो नंबर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हम और डीप रिसर्च कर सकते हैं ताकि हम अपनी एनालिसिस को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकें। डीपर रिसर्च के लिए डुपॉन्ट एनालिसिस काफी वाइडली यूज होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला तो ये कि ये सारे ही नंबर्स जिनके बेसिस पर हम इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं ये कंपनी से ही मिलते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी इन नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकती है, तो हमें फेयर आइडिया नहीं मिलता। दूसरा, डुपॉन्ट एनालिसिस कहीं पर भी कैश फ्लोज की बात नहीं करता। एंड लास्टली, डुपॉन्ट एनालिसिस से जो भी हमें नंबर मिलते हैं रेशियोज के, उनका रीजन क्या है वो पता नहीं चलता। अब हो सकता है कंपनी का लेवरेज रेशियो लोन लेने की वजह से ज्यादा है या क्रेडिटर्स की वजह से ज्यादा है। इसके लिए हमें और डीप रिसर्च एंड एनालिसिस करनी पड़ती है।
तो इस वीडियो से हमने ये सीखा दैट DuPont एनालिसिस से इन्वेस्टर्स, कंपनी एंड लेंडर इन तीनों को ही बेनिफिट मिलता है ताकि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि ROE का नंबर, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशो या फिर उनकी लेवरेज, तीनों ही रेशोज में से किसी भी एक वजह से बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशो की वजह से ROE इंक्रीज हो रही है तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर लेवरेज की वजह से ROE इन्फ्लेटेड दिख रहा है तो ये एक अच्छी बात नहीं, बिकॉज कंपनी को डेट मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्टली, पहले हम DuPont एनालिसिस को 3 स्टेप बेसिस पर एनालाइज करते थे, लेकिन अब उसे 5 बेसिस पर एनालाइज किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि हम टैक्स एंड इंटरेस्ट बर्डन के नंबर को भी इनके साथ ही स्टडी कर सकें एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन की बजाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स पर कंपनी के ऑपरेशनल लेवल पर उन्हें कंपेयर कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।